हम इस क्लास में टैक्स के बारे में जानेंगे कि टैक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनकम टैक्स जो है वो किस प्रकार का टैक्स है। इसके बाद जो है हम जो इनकम टैक्स के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आगे की क्लास में हमको बार-बार देखने को मिलेगी, जो आगे की प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, उनमें बार-बार ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगे, तो उनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। तो आज हम बेसिक चीज़ें इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो जो टैक्स होता है उसको कंसीडर किया जाता है एज ए कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। मतलब क्या है कि हम जिस समाज में रहते हैं, ठीक है, या जिस देश में रहते हैं, उस देश में हमको बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, अच्छी जलवायु। ठीक है, ये बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो हमको उस देश की गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो इन सुविधाओं के बदले में वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की जो गवर्नमेंट होती है वो हमसे कुछ चार्जेस वसूलती है। ठीक है, कुछ शुल्क लगाती है। ठीक, ऐसे शुल्क जो होते हैं गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के साथ या किसी इनकम या एक्टिविटी के रूप में हमसे, किसी प्रोडक्ट, इनकम या एक्टिविटी पर लगा करके हमसे वसूलती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टैक्स बोला जाता है। तो टैक्स जो होते हैं मेनली दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक, तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी व्यक्ति की इनकम या वेल्थ पर लगाया जाता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स बोलने से मतलब ये है कि ये जो टैक्स होता है ये जिस पर्सन पे क्रिएट किया जाता है ऐसी लाइबिलिटी, अल्टीमेटली जो होता है उसी पर्सन को ऐसा टैक्स का भुगतान करना होता है। मतलब ये अपने टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है वो किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता है। किसी ए नामक व्यक्ति पर अगर कोई टैक्स लिवाई किया गया है तो अल्टीमेटली उस टैक्स को वो ए नामक व्यक्ति ही पे करेगा, वो किसी और पर इस टैक्स का जो बर्डन है उसको शिफ्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अल्टीमेटली उसी को ही पे करना होता है। ठीक, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स सर्विसेज या गुड्स या सर्विसेज पर लगाया जाता है। ठीक है, और इसको इनडायरेक्टली वसूल किया जाता है। इसका सबसे मेन एग्जांपल जो होते हैं वो जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है कि जैसे जो गवर्नमेंट होती है वो मेनली मैन्युफैक्चरर जो होता है या सर्विस प्रोवाइडर होता है उस पर ये टैक्स लगाती है। और जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो होता है वो कस्टमर को जब वो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस गुड्स या सर्विस की वैल्यू के साथ ही टैक्स का वैल्यू भी वो वसूल लेता है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है वो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर या फिर सर्विस प्रोवाइडर पर लगाया है, लेकिन जो अंतिम रूप से उस टैक्स को वसूला जाता है वो किससे वसूला जाता है, कंज्यूमर से वसूला जाता है। ठीक है, तो टैक्स किसी और पे लगाया जाता है और उसको वसूला किसी और से जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या है। तो इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स इज ए चार्ज ऑन द एनुअल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस अर्न इन ए फाइनेंशियल ईयर। किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई इंडिविजुअल या बिजनेस के द्वारा कोई भी इनकम जो अर्न की जाती है उस पर अंत में जो टैक्स पे करना होता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक, क्योंकि जिस बिजनेस पर्सन या जिस इंडिविजुअल पर ये टैक्स लगाया जाता है उसी से ही वसूला जाता है। इस टैक्स के बर्डन को वो शिफ्ट नहीं कर सकता है या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, और जो इनकम टैक्स सिस्टम जो है इंडिया में वो गवर्न कौन करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसमें सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन इनकम टैक्स से रिलेटेड दिए गए हैं कि इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा वो किस तरीके से होगा, उसका असेसमेंट या कलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। इस सारी जो जानकारी है वो इनकम टैक्स एक्ट पर दी गई है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है एसएससी। एसएससी कौन होता है? एसएससी वो पर्सन होता है जिस पे टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक,
एसएससी वो पर्सन होता है जिस पे टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जिसे टैक्स पे करना होता है या टैक्स रिलेटेड उस पर कार्रवाई स्टार्ट की जाती है, वो एसएससी कहलाता है। ठीक? तो वो सारे पर्सन जिन पे टैक्स की लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो एसएससी कहलाता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द पर्सन फॉर whom एनी प्रोसीडिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। किसी भी प्रकार का प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है, इनिशिएट किया जाता है इनकम टैक्स में किसी पर्सन पे, तो वो भी क्या होता है, एसएससी कहलाता है। ठीक है, द टर्म एसएससी इंक्लूड्स ऑल्सो इंक्लूड डीम्ड एसएससी एंड एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी के अंतर्गत एक डीम्ड एसएससी आता है और एक एसएससी इन डिफॉल्ट आता है। ये दोनों क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो जो डीम्ड एसएससी होता है इसको हिंदी में बोलते हैं माना गया करदाता। तो ए डीम्ड एसएससी इज ए पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस और रिफंड ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब किसी अदर पर्सन की रिस्पेक्ट पर ये उस लाइबिलिटी के लिए लाइबल होता है, उसको डीम्ड एसएससी कहते हैं। इसमें एक तरह से इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अ, वो कुछ इनकम करता है और उस पर कुछ टैक्स जो है आउटस्टैंडिंग है, कुछ टैक्स जो है आउटस्टैंडिंग है उसकी इनकम पे, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु होने से पहले की कुछ टैक्सेस जो बकाया हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको पे करने के लिए उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लाइबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डीम्ड एसएससी बोलेंगे। या फिर कोई माइनर है, ठीक, कोई माइनर है, 18 वर्ष से कम उम्र का है, ल्यूनेटिक है, तो इसकी कोई इनकम है, तो इसके लिए उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा माइनर के लिए, मे बी उसके फादर हैं, ठीक है, तो वो डीम्ड एसएससी कहला जाएंगे। क्लियर है? अब एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है? एसएससी इन डिफॉल्ट इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ फेल्ड टू फुलफिल हिज लीगल ड्यूटी ऑफ पेइंग टैक्स। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो जिस पे टैक्स की लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी और वो टैक्स नहीं चुका पाया। ठीक है, तो ऐसे एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जाएगा। इसका एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, वो एक डीम्ड एक एम्प्लॉयर है, इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट इफ ही फेल्स टू सबमिट द टीडीएस डिडक्टेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है। ठीक है, ऐसी सैलरी को, ऐसी सैलरी में से वो टीडीएस डिडक्ट करके उसको सैलरी पे करता है, और ये जो टीडीएस है उसको क्या है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करना होता है। बाई चांस ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस काटना नहीं काटता है, या टीडीएस काटता है और उसको गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करने भूल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो होगा वो एम्प्लॉयर जो होगा वो एसएससी इन डिफॉल्ट कहला जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है इनकम टैक्स में। आगे के क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये हर एक क्वेश्चन में लगभग आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये एक पीरियड होता है 12 मंथ का। ठीक है, 12 मंथ का पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जब हमको टैक्स पे करना होता है, मतलब जब टैक्स का कैलकुलेशन जिस ईयर में किया जाता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर मान लीजिए किसी पिछली इनकम 2022-23 है, 2022-23 में कोई इनकम किया है हमने। ठीक है, उसका जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 2023-24 में कर रहे हैं, तो ये जो 2023-24 है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर। तो जो भी टैक्स पे किया जाता है वो कमाई गई इनकम पे किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाया गया है, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स पे करेंगे वो हम असेसमेंट ईयर में करेंगे। तो असेसमेंट ईयर जिस ईयर में टैक्स का कैलकुलेशन होता है, टैक्स का को पे किया जाता है, वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर, उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे। जिस ईयर में हम, जो फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स पे करने, जब टैक्स का जो असेसमेंट होता है उससे जस्ट पहले वाले ईयर को प्रीवियस ईयर बोलेंगे। तो यहाँ इस कंडीशन में जो असेसमेंट ईयर था 2023-24 था, और जब हम इनकम इसमें बताया था कि प्रीवियस पिछले वर्ष में जो इनकम अर्न की, तो जो 2022-23 था, जो 2022-23 है
वो यहाँ पे क्या हो गया, प्रीवियस ईयर कहला जाएगा। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर 12 मंथ का होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि ये 12 मंथ की अवधि से कम भी हो सकता है। ठीक है, कब ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कोई नया बिजनेस सेटअप हुआ है और वो मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट हुआ है ऐसा बिजनेस, तो उस कंडीशन में प्रीवियस ईयर, उसके लिए प्रीवियस ईयर जो होगा वो 12 मंथ से कम भी हो सकता है। ठीक, मान लीजिए जुलाई में 1 जुलाई को कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे। ऐसे कंडीशन में जो होगा 12 मंथ से कम भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। अब देखते हैं पर्सन। तो इनकम टैक्स में जो पर्सन को डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है कि इनकम टैक्स के अंतर्गत पर्सन किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंतर्गत इन 7 कैटेगरी में पर्सन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पर्सन कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ये सब पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब हम पहले यहाँ पास देख चुके थे कि शुरू में ही कि एसएससी कौन होता है। ठीक है, तो मैं बताया था कि वो पर्सन जिस पे टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो एसएससी कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे ही पर्सन हैं, ये सारे ही क्या हैं, पर्सन है। अगर इन पे कोई टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है, ये इनकम टैक्स के दायरे में यदि आते हैं तो ये एसएससी बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जितने एसएससी होते हैं वो पर्सन भी होते हैं, लेकिन जितने पर्सन हैं वो एसएससी हों ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, अगर उन पर कोई टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो एसएससी बन जाएंगे। लेकिन यदि उन पे टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है तो वैसे सी नहीं कहलाएंगे, वो पर्सन मात्र ही कहलाएंगे। ठीक है, तो अब ये 7 जो कैटेगरी दिया गया है पर्सन के अंतर्गत, इसको हम ब्रीफली समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल क्या है। तो इंडिविजुअल मतलब कि नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन जैसे हम हैं, मेल फीमेल दोनों शामिल होते हैं इसमें, मेल फीमेल। ठीक है, ये इंडिविजुअल कहला जाएंगे। एच क्या है, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली। अपने फैमिली बिजनेस में ही सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, और उसमें उस फैमिली का एक जो होगा मुखिया होगा जिसको कर्ता बोला जाएगा। ठीक है, जिसे कर्ता कहलाए कहेंगे। ये एच का जो होगा हेड होगा। ठीक है, तो जितनी भी इनकम होगी उस पर जो टैक्स होगा, जो वो कर्ता पे करेगा एच के अंतर्गत। ठीक है, कंपनी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। फर्म क्या है, फर्म के अंतर्गत आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, इंडिविजुअल जो पार्टनर्स जब मिल करके कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है, और कंबाइंड रूप में उसी पार्टनरशिप को फर्म बोला जाता है। ठीक है, इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएंगे और कंबाइंड रूप में उसको क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। एलएलपी भी इसी में आ जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये एओपी और बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, जब कुछ पर्सन मिल करके संगठित होकर के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए संगठित हो जाते हैं तो उसको एओपी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के रूप में एक इंडिविजुअल एचयूएफ मिल करके संगठन बना ले। ठीक है, एओपी कहला जाएंगे। ठीक है, बीओआई क्या है, जब इंडिविजुअल मिल करके कोई बिजनेस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए संगठित हो जाते हैं तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या है, तो एओपी में क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ पर्सनस होता है। ठीक है, इसमें नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं, इंडिविजुअल भी हो जाएगा और ये एच या कंपनी या फर्म भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है, केवल नेचुरल पर्सन ही इंक्लूड होते हैं। क्लियर है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में तो जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज आ गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। लोकल अथॉरिटी में म्यूनसिपल अथॉरिटी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा आज की क्लास। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि
इनकम टैक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस को देखेंगे कि इनकम टैक्स में रेसिडेंट क्या होते हैं और रेसिडेंट सिटीजनशिप में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सब आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।